shell electron pair repulsion theory, the first theory of chemical bonding, which describe or which discuss different types of geometries of different compounds or different molecules, you can say. It is produced as a result of failure of Lewis concept. Simply कहने का मतलब यह है कि Lewis concept जो था वो geometries of the different species को explain करने में फेल हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से इस थ्योरी को जनरेट करने की जरूरत पड़ी थी, इस थ्योरी को एक तरह से डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ी थी. There was a strong need to explain the geometries of the molecule, means to say how the different atoms in a particular molecule approach each other. किस तरह से अप्रोच करते हैं, इसको डिस्कस किया गया था इस थ्योरी में, ठीक है जी, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यहाँ. नाउ था क्या, देयर इज एज वी ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया ही है कि देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड द शेप ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. ड्यूस स्ट्रक्चर में, ड्यूस डॉट स्ट्रक्चर्स में या ड्यूस कंसेप्ट में ये डिस्कस कर दिया गया था कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं. मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शंस दे दी गई थी वहां पे, वो बात अलग है कि कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए वो, जिसकी वजह से उसको राउंड ऑफ कर दिया गया था, रूल्ड आउट हो गई थी थ्योरी. लेकिन जो शेप्स के बारे में डिस्कशन की गई थी वो सबसे पहले यही भी डिस्कस किया गया था सेपर थ्योरी के अंडर ही, क्योंकि सिंपल केमिकल फॉर्मूला को एक तरह से स्टडी करके वी कांट डिटरमिन द शेप ऑफ द that particular molecule, means to say how the different atoms in that are present in a particular compound they associate with respect to each other, how they approach with each other. तो फिर इस थ्योरी को जनरेट किया गया था, ठीक है. न्यू मॉडल वाज डेवलप्ड इन द मिड ऑफ 20th century, 1960 के आसपास की गई थी ये थ्योरी, जिसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी. इसमें था क्या, बेसिकली जो मेन पॉइंट्स आप कह सकते हो कि बेसिक असम्पशंस क्या क्या थी इनमें. उससे पहले किसने दी थी ये, किसने डिस्कवर किया इसको, किसने स्टडी किया. तो 1957 में, जैसे कि मैंने बताया, मिड ऑफ द 20th century के आसपास उसको दिया गया था. एंड मेन जो क्रेडिट जाता है इसके बारे में, दैट इज गिल्सपी निहोम साइंटिस्ट थे ये, जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था. ये दो मेन डेवलपर थे इसके ब्रेसेपर थ्योरी के. The premise of Bresapper theory is that constructed Lewis structure is expanded to show all the lone pairs of electrons alongside protruding and projecting bonds. जो Lewis dot structures आप लोग ड्रॉ करके आए हो ना, Lewis dot structure जो हम लोगों ने डिस्कस की है, उनके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन की गई है इस थ्योरी में. मतलब आप एक तरह से ये भी कह सकते हो कि जो बेस लिया गया था इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए, वो आपकी कौन सी थी, लुईस कंसेप्ट ही था. वहीं से इसको पिकअप किया गया था, वहीं से इसकी इनिशिएटिंग की गई फॉर प्रेडिक्टिंग द ज्योमेट्रीज, ठीक है जी. यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन किया गया स्ट्रिक्टली डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम. जो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली इसको दिया गया था. मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर अफेक्ट करते हैं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को, इस तरह से इसको डिस्कस किया गया था. यहाँ पे निहोम एंड गिल्सपी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, जिन्होंने इसको डेवलप किया था. For predicting the geometry, shapes and lone pair behavior of a compound through consideration of the total coordination number. मतलब जितना भी वहां पे एटम्स जो है एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द प्रेजेंट है, उनको डिस्कस किया गया था इस पर्टिकुलर थ्योरी में. बेसिक असम्पशंस क्या थी यहाँ पे, और इस थ्योरी का बेस क्या था, जो फंडामेंटल कंसेप्ट था वो क्या था
that were based on the idea that geometry of molecule or polyatomic ion is determined primarily by the repulsions among the pair of electron associated with the central atom. Means to say, मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो होता क्या है, वो एक अपने आप को इस तरह से एक दूसरे के इर्द गिर्द ओरिएंटेट करते हैं कि उनमें जो अट्रैक्शंस है, जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करने हैं वो मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है जी, और जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस है वो मिनिमाइज हो जाए. रिपल्सिव इंटरेक्शंस बिकम्स मिनिमाइज्ड एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ जो हैं वो मैक्सिमाइज हो जाए. तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया गया कि जैसे जैसे वो एक दूसरे को इर्द गिर्द ओरिएंटेट करेंगे, एक ऐसी पोजीशन सेटअप होगी वहां पे जहाँ पे अट्रैक्शन सेटअप हो जाएगी और एटम्स जो है वो पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जाके एडजस्ट हो जाएंगे और वही जो प्लेस है अराउंड दैट पर्टिकुलर सेंट्रल एटम वो ज्योमेट्री को लीड करेगा. दैट विल प्रोवाइड द ज्योमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज. इस तरह से इसको डिस्कस किया गया था, ठीक है जी. तो इस तरह से आप लोग इसको बोल सकते हो कि दिस थ्योरी वाज टोटली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स. आप इसको थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के नाम से भी जान सकते हो. थ्योरी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर इंक्लूडेड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. इस तरह से आप कह सकते हैं. यहाँ पे दोनों टाइप के पेयर, यहाँ पे ये बोला गया कि बोथ, आपको पता है हम लोग करके आए हैं लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स. मींस टू से जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो नहीं करते. जो नहीं करते वो लोन पेयर्स होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके बॉन्ड पेयर्स हो गए. तो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो दोनों तरह से प्रोड्यूस होती है बेटा, मतलब दोनों वहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों अपना अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, बॉन्ड पेयर्स भी और लोन पेयर्स भी. ये इस थ्योरी का बेसिक पॉइंट था, जो फंडामेंटल कंसेप्ट था इसका. मतलब ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया गया अकॉर्डिंग टू द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. उस केस में ये डिस्कस किया गया था. इस तरह से इसको स्टडी किया गया था, ठीक है जी. द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी बॉन्डिंग, जैसे कि मैंने बताया, ये बॉन्डिंग भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग भी हो सकते हैं. नॉन बॉन्डिंग कौन से होते हैं? लोन पेयर्स, और बॉन्डिंग को हम बॉन्ड पेयर्स के नाम से जानते हैं. So only valence electrons of the central atom influence the molecular shape in the meaningful way. वो तो अंडरस्टूड है, वो तो हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं बेटा कि जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है आपका, ठीक है, फॉर्मेशन के पीछे क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, सिंपल सी बात है. वैलेंस शेल के पार्टिसिपेशन की वजह से ही आपके पास वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है. यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि जो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ फॉर्मेशन को ही एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो आगे ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एटम्स है उसको भी वो इलैबोरेट करते हैं. ये साथ में एक ऐड अप किया गया था बाय गिलेस्पी एंड न्यूहॉम, जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था. तो बेसिक असम्पशंस बेटा क्या थी इस थ्योरी की, यू कैन एनालाइज हियर. जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे फर्स्ट क्या था? इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, किसी भी पर्टिकुलर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, polyatomic means which is made of more than 2 or more than 2 atoms से जो बना होता है, 3 or more than 3 atoms, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं. One of the constituent atom is identified as central atom. जैसे कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में करके आए हैं, आपको पता है, हम लोग पढ़ के आए हैं, पीछे पढ़ के आए हैं, आसानी से उसको किया था हम लोगों ने. तो वहां पे क्या हो रहा था कि जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होता है वो क्या रहता है? सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करता है. आपको याद होगा कौन सा रहता है सेंट्रल एटम? दैट इज जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था. वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने डिफाइन की थी, वहां पे हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की, ठीक है. इज आइडेंटिफाइड एज अ सेंट्रल एटम टू व्हिच ऑल अदर एटम्स बिलोंगिंग टू द मॉलिक्यूल आर लिंक्ड. बाकी सारे एटम जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे वो उस एटम के साथ, उस सेंट्रल एटम के साथ जुड़े होते हैं. समझ रहे हो? जैसे आप वो देखते हैं ना, एक चेन देखते हो, चेन कोई भी चेन ले लो, चाहे आप गोल्ड चेन जो हम गले में डालते हैं या कोई भी, तो उसमें एक पर्टिकुलर जो क्लिप होता है उसके साथ आगे से आगे जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है. तो यहाँ पे वही है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो है, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट को जुड़ते हैं, वहां पे वो अटैच होते हैं, ठीक है. एक सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई किया जाता है जिसके साथ ऑल अदर एटम्स बिलोंगिंग टू द मॉलिक्यूल आर लिंक्ड, जिसके साथ बाकी सारे के सारे लिंक्ड रहते हैं through chemical bonds. Second question क्या था? The total number of valence shell electron pair decide the shape of the molecule. This is very very important.
अब शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को कौन डिस्क्राइब करता है? अकॉर्डिंग टू बिसेपर थ्योरी जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है, जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल है, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स? यही जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या जो बैलेंस शेल में बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे, लेकिन एज इट इज लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है एटम्स के ऊपर, स्पेशली सेंट्रल एटम के ऊपर, वो ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे, उनको अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। So that's why it was said that the total number of valence shell electron pairs decides the shape of the molecule. जो total number of valence shell electron होते हैं वो decide करते हैं actual shape of the molecule. ठीक है जी। The third postulate क्या था? The electron pairs have a tendency to orient themselves in a way that minimize the electron-electron repulsion between them and maximize the distance between them. बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी एटम आप एक दूसरे को अप्रोच करते हो, ठीक है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी रेसलर्स की, याद है ना, कि दो रेसलर्स जब आपस में रेसलिंग करते हैं तो वो इस तरह से ओरिएंटेट करते हैं एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे का वो वीक पॉइंट ढूंढ सके और वहां पे वो अटैक करते हैं। ठीक है, अगर वो अटैक सक्सेसफुल रहता है तो वहां से उनको विनिंग पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पे भी वही है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनकी अपनी एक कैपेबिलिटी रहती है, उनकी एक अपनी टेंडेंसी रहती है जिसके विद रिस्पेक्ट टू वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं? ओरिएंटेट करते हैं themselves in a way, कैसे कि मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, उनकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो सिंपल सी बात है बेटा, दो एटम जब आपस में अप्रोच करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों अट्रैक्शन किसमें होगी? एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होनी है। तो इस तरह से वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, ओरिएंटेट करते हैं कि उनमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है, दोनों के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शंस हो रही हैं वो मिनिमाइज हो जाए वहां से। ठीक, और सेकेंडली जो अट्रैक्शंस है between the one of the nuclear and the valence electron of the other combining atom, वो maximize हो जाए। ठीक है जी, तो minimize the electron repulsion between them and maximize the distance between them। ठीक है, मतलब वो तो अंडरस्टूड है, अगर ज्यादा क्लोज आएंगे तो रिपल्शन बढ़ेंगी, अगर थोड़ा सा अवे जाएंगे तो रिपल्शन कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो उसी पोजीशन की एक तरह से सर्च में रहते हैं कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन होगी जहां पे अट्रैक्शन बढ़ जाए और रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। तो उसके बाद वैलेंस शेल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्फीयर, एक स्फीयर की टर्म में हम इसको वैलेंस शेल को कंसीडर करके चल सकते हैं, वेयर इन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर लोकलाइज्ड, जहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज होते हैं, उस द सरफेस इन सच अ मैनर दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमाइज्ड। ये जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे, वर्ड लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमाइज्ड, इसका मतलब बेटा वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि देखो अगर एटम एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगे ना तो वहां पे अट्रैक्शंस मिनिमम हो जाएंगी, रिपल्शंस मैक्सिमाइज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बैलेंस शेल एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे, वहां पे न्यूक्लियस तो बाद में आएगा। ठीक है, न्यूक्लियर इफेक्ट तो बाद में प्रोड्यूस होगा ना, पहले तो इलेक्ट्रॉन ही वहां पे एक दूसरे को फेस करेंगे। तो अगर ज्यादा पास आएंगे बेटा तो वहां पे क्या होगा? रिपल्शन हो जाएंगी स्ट्रॉन्ग, और उन्हीं रिपल्शंस की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हिंडर्ड हो जाएगा, वो बनेगा ही। तो उसी के लिए ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से अप्रोच करते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से। जैसे वॉर होती है ना जब, तो ऐसा थोड़ा नहीं होता कि दुश्मन सेना के जो सिपाही होते हैं वो एकदम हम लोग इमीडिएटली उनके पास जाके अटैक करते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से करते हैं अटैक कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि एटम जो है वो एक दूसरे की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ही अप्रोच करेंगे, ताकि क्यों? ताकि रिपल्शंस जो है वो मिनिमाइज रहे। ठीक है, रिपल्शंस मिनिमाइज रहे, और अगर रिपल्शन मिनिमाइज है तो अल्टीमेटली सेकंड दूसरी तरफ क्या होगा? अट्रैक्शंस टेक्स प्लेस करेंगी, और अट्रैक्शंस करते ही वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है, दैट इज जिसको हम एनर्जी कंसंट्रेशंस बोलते हैं या एनर्जी काइनेटिक्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, तो एनर्जी मिनिमाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज एज यू नो, क्या जानते हो आप, एज अट्रैक्शंस इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस, और एनर्जी डिक्रीजेस मींस टू से स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। आपका जो बॉन्ड बनेगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, इस तरह से। So should the central atom of the molecule be surrounded by bond pairs of electrons,
then symmetrically shaped molecule can be expected. सेंट्रल एटम के ऊपर अगर बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही हैं, लोन पेयर कोई है ही नहीं है, तो वहां पे ज्योमेट्री प्रेडिक्शन जो रहती है, दैट इज जो सिमेट्री ऑफ द पर्टिकुलर शेप रहती है, वो इजीली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं वहां से, सिमेट्री और असिमेट्री बिटवीन द पर्टिकुलर orientation that arises the shape of that particular species, that how atoms approach to the central atom. ठीक है, so the central atom is surrounded by both lone pairs and bond pairs of electron. The molecule would tend to have distorted shape. ठीक है जी, अगर तो वहां पे सिंपल बॉन्ड पेयर है, ठीक है, सेंट्रल एटम के ऊपर सिर्फ बॉन्ड पेयर ही हैं, लोन पेयर कोई प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में जो शेप रहेगी, जो दैट इज जो आपका स्पेशल अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगा, वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, ठीक है, जहां पे एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल जो मैथमेटिकल ज्योमेट्री होती है उसके अलोंग बॉन्ड्स को लोकलाइज किया जा सकता है और वहीं से आपकी शेप जो है वो राइज हो जाएगी। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के ऊपर बॉन्ड पेयर्स भी हैं और लॉन पेयर्स भी हैं, दोनों चीजें प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर्स एंड लॉन पेयर्स, तो वहां पे प्रॉब्लम राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी? उस केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी जो शेप है वो एक्चुअल शेप से डिस्टर्ब हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स की वजह से, ठीक है। तो बेसेपर थ्योरी कैन बी अप्लाई टू ईच रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी वहीं पे इसी के विद रिस्पेक्ट टू ही वहीं पे उनको स्टडी किया जा सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द रिपल्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन टू लोन पेयर्स एंड द वीकेस्ट इन टू बॉन्ड पेयर्स। मैं बोल रहा हूं ना कि अगर लॉन पेयर्स प्रेजेंट है तो वहां पे ज्योमेट्री जो है अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस हैपेंस? दिस हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव इंटरेक्शंस। रिपल्सिव इंटरेक्शंस कौन सी? रिपल्सिव इंटरेक्शंस बिटवीन लॉन पेयर्स एंड लॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स एंड लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर। ये तीन टाइप की रिपल्सिव इंटरेक्शंस होती हैं जो बेसेपर थ्योरी में डिस्कस की गई थी। मतलब आप ये बोल सकते हो कि लार्जली जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होती है, जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल होती है, वो इन रिपल्सिव इंटरेक्शंस के ऊपर ही डिपेंड करती है एक तरह से, समझ रहे हो? मींस टू से जहां पे रिपल्शंस मैक्सिमाइज हो जाएंगी, रिपल्शंस अकॉर्डिंग टू बेसेपर थ्योरी सबसे ज्यादा रिपल्शंस कहां पे प्रोड्यूस होती है? लॉन पेयर में। और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा डिस्टर्ब होती जाएगी, मतलब डिस्टॉर्टेड होती जाएगी, जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो डिस्टर्ब होती जाएगी उस केस में। The strength of repulsion is strongest in two lone pairs, weakest in two bond pairs. अभी हम डिस्कस करेंगे जो स्ट्रेंथ रहती है, जो वेरिएशन रहती है लॉन पेयर में रिपल्सिव इंटरेक्शंस के। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर क्लोजर टू ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर। ये तो सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं कि जितना ज्यादा वो एक दूसरे के पास आएंगे रिपल्शन उतनी ज्यादा होंगी, एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग इन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। और आपको इतना तो पता ही है कि बेटा जैसे रिपल्सिव इंटरेक्शंस बढ़ती हैं, मतलब रिपल्शंस बढ़ती हैं तो एनर्जी भी बढ़ती है, और अगर एनर्जी बढ़ती है तो अनस्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। मतलब मॉलिक्यूल जो होता है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, वो स्टेबिलिटी वहां पे अराइज नहीं होती अगर रिपल्शंस ज्यादा हैं, ठीक है जी। और हेंस आगे वाले केसेस में जो उसकी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन होगी वो भी अनस्टेबल ही रहेगी उस केस में। But if the electron pair lie far from each other, the repulsion between them will be less, and eventually the energy of the molecule will be low. और अगर एनर्जी लो है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर दूर है, रिपल्शन मिनिमाइज हो गई वहां से, और रिपल्शन मिनिमाइज होने से क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शंस ओवरकम कर रही है। तो एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है कि वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी उस केस में। इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे। तो थ्री टाइप्स ऑफ रिपल्शन जो टेक प्लेस करती है अकॉर्डिंग टू बेसेपर थ्योरी, वो होती है लोन पेयर रिपल्शंस, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ये रहती है। और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के दौरान इन्हीं के ऊपर जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो फोकस करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मेन एक तरह से क्राइटेरिया रहता है। मॉलिक्यूल मस्ट अवॉइड दीज रिपल्शंस टू रिमेन स्टेबल। इन रिपल्शंस को की जो अवॉइडिंग रहती है वो जरूरी रहती है किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है जी। तो उस केस में बेसेपर थ्योरी ने इसके अकॉर्डिंगली ये एक्सप्लेनेशन दी थी, स्टेबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रीज ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो लोन पेयर रिपल्शंस को जैसे पहले ही हमने बोला, उसमें भी पढ़ा है पोस्टुलेट्स में भी, कि रिपल्शन इज कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस,
which in turn stronger than the bonding pair and bonding pair repulsion। मतलब जो repulsion सबसे ज्यादा होती हैं वो होती हैं lone pair, LP and LP, lone pair बोलते हैं इसको, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहती हैं। इसके बाद आती हैं lone pair and bond pair में, ठीक है, और सबसे कम आती हैं bond pair and bond pair में, bond pair and bond pair repulsion ये सबसे ज्यादा कम होती है। मतलब आप यहाँ से ये डिटरमिन कर सकते हो कि जहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होंगे ना वो ज्योमेट्री स्टेबल रहेगी। जैसे ही लोन पेयर इंट्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गए सेंट्रल एटम के ऊपर, लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऊपर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो जो शेप है, जो शेप की डिस्टेबिलिटी होती है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। So Biseपर theory usually compared but not at a part or contrasted with the valence bond theory, जो अभी हम करेंगे। मतलब कंपेयर किया जा सकता है लेकिन ये नहीं बोल सकते कि पार्ट है उसका। एक्चुअली इसके पीछे कॉज क्या है कि जो बिसेपर थ्योरी ने स्ट्रक्चर्स दी थी, शेप्स वगैरह दी थी, वही शेप्स आगे वाली सभी थ्योरीज में डिस्कस की गई। उनको बस एक जो ओरिजिन था उन शेप्स का वो चेंज कर दिया। मतलब डेफिनेशन आप कह सकते हो, सिंपल वर्ड में अगर हमने बोलना तो आप ये कह सकते हो कि डेफिनेशन चेंज कर दी गई, लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया था, जो शेप थी, शेप वही रही सारे, वो नहीं चेंज हुई वहां से। So, इस तरह से आप कह सकते हो। तो बैलेंस थ्योरी कंसर्न्स इटसेल्फ विद द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो नेक्स्ट हम करेंगे, इसके फेलियर था ना कि इसने सिर्फ ज्योमेट्री को डिस्कस किया था लेकिन ये नहीं बताया था कि मॉलिक्यूल फॉर्म कैसे होते हैं। वो ल्यूइस के मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर थ्योरी पूरी की पूरी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही थी, वही ऑक्टेट रूल फॉलो वगैरह वही था सारे का सारा इलेक्ट्रॉन के डॉट पेयर बॉन्ड पेयर के ऊपर। ठीक है, जो एक लिमिटेशन थी वहां पे लुईस कंसेप्ट की, वो लिमिटेशन यहाँ पे भी मेंटेन ही रही थी, रिटेन रही थी वो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शेप्स को डिस्कस किया गया था, नथिंग एल्स, ओनली शेप्स। ठीक है जी, सो दैट्स व्हाई इट हैज लॉन्ग बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट बीइंग क्वांटिटेटिव एंड देयरफॉर लिमिटेड द जनरेशन ऑफ क्रूड, दैट इज जस्ट एक बेसिक सा क्राइटेरिया। इवन दो स्ट्रक्चरली एक्यूरेट था, इसका जितनी भी स्ट्रक्चर दी गई थी बिसेपर थ्योरी की वो एक्यूरेट थी, वही स्ट्रक्चर आज की डेट में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जितनी भी थी वो एज इट इज रिटेन रही उस केस में, बट मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स फोर्स फील्ड्स दैट वर बेस्ड अपॉन बिसेपर हैव बीन डेवलप्ड, उनको फिर और ज्यादा आगे स्टडी किया गया था। तो लिमिटेशंस क्या थी, मेन लिमिटेशंस क्या थी इसकी, फेल टू एक्सप्लेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को फेल मतलब नहीं एक्सप्लेन कर पाई, डज नॉट शेड एनी लाइट ऑन द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। कंपाउंड मतलब जितने डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड बनते हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बिसेपर थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एसोसिएटेड साइज और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड लोन पेयर्स ऑफ दे आर इनएक्टिव। मतलब साइज ऑफ द स्पीशी, कंबाइनिंग स्पीशी का जो साइज है, या जो ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के ग्रुप जो अटैच करते हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई थी। Another limitation of Biseपर theory is it predicts the halides of group second. It predicts the halides of group second elements will have a linear structure whereas their actual structure is band-wide. According to Biseपर theory, halides के केस में स्ट्रक्चर लीनियर आती है, जितने भी ग्रुप 2 के हैलाइड्स जैसे BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, वो वाले केस में, लेकिन एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बाद में डिस्कस की गई वो बैंड स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही थी। तो इस तरह से ये कुछ लिमिटेशंस थी बिसेपर थ्योरी की जिनको डिस्कस किया गया था। ठीक है जी, तो बाकी आगे वाला केस ये सारे एक तरह से वही है जो हम अभी डिस्कस किया है आप लोगों ने। ठीक है, इसी को थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ये आपने एक बार दोबारा से स्टडी कर लेना है सारे का सारा। ठीक है जी, ये शेप्स वगैरह जैसे थी, ये ईच एंड एवरीथिंग दिस इज ऑल द सेम थिंग जो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो ये एक बिसेप नंबर होता है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर होता है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो असाइन की जाती है। जैसे अगर बिसेप नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 2 है तो लीनियर शेप होगी अकॉर्डिंग टू बिसेपर थ्योरी। अगर 3 है तो ट्रायगोनल प्लेनर होगी, 4 है तो टेट्राहेड्रल होगी, 5 है तो ट्रायगोनल पाइपिरामिडल होगी, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगी और 7 है तो पेंटागोनल पाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऑब्टेन होगी। ये बिसेपर थ्योरी ने ज्योमेट्रीज डिस्क्राइब की थी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट होंगे और उसके रिगार्डिंग जो शेप ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी, ये मतलब कौन सी शेप प्रोड्यूस होगी वो
यहाँ पे डिस्कस किया गया था बाय बेसेट नंबर बोलते हैं इसको, VSEP वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर बोलते हैं इसको, which directly show the या which directly represent the shape of the particular molecule। ठीक है जी, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है बेटा। बाकी ये जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है ये वही है, इलैबोरेट सिंपल लैंग्वेज में किया गया है आपको, इसको एक बार दोबारा से स्टडी कर लेना। जैसे ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, लोन पेयर सबसे ज्यादा रहते हैं, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ी डिक्रीज कर जाती है रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे मिनिमाइज रहती है। यही कारण है कि जो जहां पे सिर्फ बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट रहते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर, उस केस में जो ज्योमेट्री रहती है वो रेगुलर रहती है, अनडिस्टर्ब रहती है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम काउंट करने के लिए तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एटम लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड्स। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मुलेशन बाय व्हिच with the help of which you can calculate the total number of electron pairs around the central atom। ठीक है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम इस पूरी बेसेपर थ्योरी को डिस्कस कर ही रहे हैं। नेगेटिव आयंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, यूनिट नेगेटिव चार्ज अगर -1 है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, अगर -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने। मींस टू से वही है बेटा जो हम लोग लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आए हैं, ये तो सारे का सारा कांसेप्ट वही है, सारे का सारा एज इट इज। बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड्स, उतने बॉन्ड पेयर्स आ जाएंगे बॉन्ड पे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड के साथ जितने एटम प्रेजेंट होंगे वो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स होंगे। अगर 3 एटम अटैच्ड है तो 3 बॉन्ड पेयर आ गए सिंगल बॉन्ड्स के साथ, इस तरह से आप डिस्कस करो। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल आपकी बेसेपर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं और कुछ जनरलाइजेशंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रीज। ठीक है जी, तो ये आपने अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लेना है।